हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम सेशन में पादप जगत के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जीवाणु के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पादप जगत में हमने पिछली क्लास में बताया था कि पादप जगत में दो किंगडम थे। सॉरी, एक किंगडम प्लांटी था। प्लांटी को हमने दो किसमें बांटा, सब किंगडम में, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में। थैलोफाइटा में हमने देखा 10 संघ को। 10 संघों में जो प्रथम 7 संघ हैं वो किसके हैं, शैवालों के हैं। और 8वां जो संघ है वो जीवाणुओं का है। 9वां 10वां किसका है, आपका कवकों का है। ओके, फंगी का है। इसके बाद जो है हम लोग अगला देखेंगे कौन सा, एम्ब्रियोफाइटा। तो आज हम जीवाणुओं को देखेंगे, इसके बाद कवक देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका ट्रैकियोफाइटा, जिसमें हम आपको देखेंगे क्या, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। और उसके बाद जो है फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिम्नोस्पर्म, और सॉरी वो पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ओके, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कौन सा जगत, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम सवाल पढ़ चुके हैं और अब हम थैलोफाइटा में जीवाणु का अध्ययन करेंगे और कवक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जीवाणु से। ठीक है, देखिए अब जीवाणु क्या है हमको देखना है। चलिए देखिए, जो जीवाणु होते हैं तो जीवाणुओं को सभी जानते हैं, जीवाणु को कहां रखा गया है, साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, ठीक, कहीं कट तो नहीं, आवाज प्रॉपर आ रही, चलिए आवाज सही है, चलिए ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। तो जीवाणु का, जीवाणु को साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, जीवाणुओं को साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। अब देखिए, बात अगर आए जीवाणुओं की, तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी, जीवाणु की खोज 1683 में, जीवाणु की खोज जो है क्या 1683 में किसने की थी, तो ये की थी एंटोनी वान। आप इनका जानते होंगे बिल्कुल, एंटोनी वान। ठीक है, जीवाणु खोज किसने की थी, ठीक है, ठीक है। तो जो जीवाणु खोज की थी, क्या की थी, 1683 में किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ठीक है, ओके। जीवाणु खोज किसने की थी, तो जीवाणु खोज 1683 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कहां की थी, दांतों की मैल में। कहां पे की थी, दांतों की जो मैल होती है ना, मैल को खुरच के क्या किया, उन्हें दांतों की मैल को खुरचा और क्या किया, उसमें जीवाणु की खोज की। ठीक है, तो 1683 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। और ये ध्यान रखिएगा, 1829 में एरेनबर्ग ने, ध्यान दीजिएगा, ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी, लेकिन इन्हें बैक्टीरिया किसने कहा, एरेनबर्ग ने कहा। ये भी पूछता है। ठीक है, तो 1829 में एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया, ठीक है, एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। ओके, बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 1876 में क्या हुआ, 1876 में एक वैज्ञानिक आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था लुई पास्चर। क्या नाम था, लुई पास्चर। इन्होंने सिद्ध किया कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, अब ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में किण्वन की प्रक्रिया करने वाला जीव है, तो क्या होता है, जीवाणु होता है। तो 1876 में लुई पास्चर ने सिद्ध किया कि किण्वन की प्रक्रिया या किण्वन की क्रिया देख लीजिएगा किसकी तरह होती है,
जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो 1876 में आपके जो थे लुई पास्चर ने क्या बताया कि किण्वन क्रिया किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका 1881 में रॉबर्ट कोच, एक वैज्ञानिक कौन आएंगे आप? रॉबर्ट कोच। इन्होंने क्या कहा? 1881 में रॉबर्ट कोच ने कहा कि मनुष्य में क्षय रोग, जो मनुष्य में टीबी होती है ना, मनुष्य में क्षय रोग, मनुष्य में क्षय रोग क्या? टीबी। ठीक है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, ठीक, हैजा आदि किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है? जीवाणु से। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? रॉबर्ट कोच ने 1881 क्या कहा कि मनुष्यों में क्षय रोग, हैजा, ये सब जो रोग हैं वो किससे होते हैं? वो जीवाणु से होते हैं। ठीक है, वे जीवाणु से होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने, किसने? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने क्या किया? जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। क्या किया भैया? कृत्रिम संवर्धन किया। ठीक है, क्या किया? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। ठीक है, ओके, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। ओके, चलो, ओके। अब इन्हें क्या बोलते हैं? रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक। ठीक है, ओके। तो क्या है आपका? रॉबर्ट कोच क्या है? रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। और एंटोनी वान लीवेनहॉक क्या बोलते हैं? एंटोनी वान लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक। ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, लेकिन आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट कोच को कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रॉबर्ट कोच को कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच को कहते हैं। ओके, इन्हें कहां रखा गया है? तो थैलोफाइटा उपजगत के कहां पे? संघ किसमें रखा गया है? साइजोमाइकोफाइटा में। ठीक है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि जीवाणु कहां रखा गया है? जीवाणुओं को साइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। ठीक है, अब आइए, अब जीवाणु की प्रकृति देखते हैं, इनके सामान्य लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण को हम लोग देख लेते हैं भैया। अब देखो, तो जो इनका लक्षण जीवाणु क्या है? ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। कहने का मतलब क्या? ये जल, थल और वायु तीनों में क्या होते हैं? तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो, इन्हें पादप जगत में क्यों रखा जाता है? अब सवाल ये उठता है ना, जीवाणु तो भाई जीव है, तो पौधे में कहां रखा जाएंगे ये? देखो, इनमें क्या होता है? इनमें कोशिका भित्ति होती है। इनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इन्हें पादप जगत में रखा गया है। इन्हें पादप जगत में रखा गया है। ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इन्हें कहां रखा गया है? इन्हें पादप जगत में रखा गया है। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग मतलब क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब क्या होते हैं? इनमें क्या होते हैं? इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ये सब जो क्या होते हैं? ये सब जीवाणुओं में
नहीं पाए जाते। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, सुविकसित कोशिकांग, सुविकसित कोशिकांग जैसे जैसे लवक, गाल्जी काय, गाल्जी काय, जैसे लवक, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या होगा, नहीं पाए जाते। ठीक है, लवक, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। ठीक है, ओके, चलो ओके। अब देखो ये क्या होगा, केंद्र, इनमें क्या होगा, केंद्र नहीं रहेगा ना, तो कैसे होते हैं जीवाणु, कैसे होंगे, जीवाणु किसमें आएंगे भैया, तो जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कैसे होते हैं जीवाणु, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं जीवाणु, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ओके, चलो अब चूंकि जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए क्या होगा, इनमें 70 यस राइबोसोम होता है। क्या होता है इनमें, इनमें 70 यस राइबोसोम होता है। इनमें क्या होते हैं, 70 यस राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब ये 70 यस क्या है राइबोसोम, तो जान लो कि जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक, देखो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखो कि राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये क्या करेंगे, ये जो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 70 यस और 80 यस, 70 यस और 80 यस। तो 70 यस कहां होते हैं, 70 यस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, और जो 80 यस कहां होते हैं, तो 80 यस होते हैं कहां पे, ठीक है, कहां होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। फिर से सुन लो मेरी बात को, 70 यस राइबोसोम कहां होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों में होते हैं, और 80 यस राइबोसोम कहां होते हैं, तो ये आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कहां होती हैं, जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है राइबोसोम हमने देख लिया। ओके, अब देखो अगर बात करें जीवाणु में जनन की, तो जीवाणु में जो जनन होता है वो कैसा होता है, जीवाणु में जनन, जीवाणु में जनन सामान्यतः कैसे होता है, जीवाणु में जनन कैसे होता है सामान्यतः, ठीक है, कैसा होता है, द्विविभाजन द्वारा। कैसा होता है, द्विविभाजन। ये क्या है आपका भैया, ये क्या है आपका, ये है आपका बाइनरी फिजन। ये क्या है आपका, बाइनरी फिजन। देखो ये क्या है, द्विविभाजन। इसमें क्या होती है, जीवाणु कोशिकाएं क्या होती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं। क्या है ना, द्विविभाजन, द्विविभाजन। ये क्या है, दो भागों में बढ़ जाना। ठीक है, और प्रत्येक भाग क्या है, प्रत्येक भाग एक नई जीव को जन्म देगा। तो जीवाणु में जो क्या है, जन्म कैसे होता है, सामान्यतः द्विविभाजन के द्वारा है। और यह क्या है, यह एक असूत्री विभाजन है। क्या है, एक, यह कैसा, एक असूत्री, यह क्या है, एक असूत्री विभाजन है। क्या है, एक, जीवाणु में जन्म कैसा होता है, बाइनरी फिजन द्वारा होता है। और ये क्या है, एक असूत्री विभाजन। असूत्री मतलब क्या होता है, एमाइटोटिक। क्या होता है भैया, एमाइटोटिक, एमाइटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्या होता है, एमाइटोटिक डिवीजन होता है। ओके, तो जीवाणु में क्या होता है, जनन कैसा होता है, सामान्यतः द्विविभाजन के द्वारा होता है, जो क्या है, एक असूत्री विभाजन है। और इनमें क्या होता है,
इनमें क्या होता है, जो लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन जो होता है जीवाणु में, लैंगिक जनन, जीवाणु में लैंगिक जनन, जीवाणु में क्या होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, तो ये होता है संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। कैसा होता है लैंगिक जनन, संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। ठीक है, कैसा होता है, संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। ठीक है, ये क्या है, कंजुगेशन आपका है, ठीक है, ये क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये क्या है आपका, ट्रांसडक्शन है। ठीक है, तो कैसे होता है, कंजुगेशन के द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है और ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो क्लियर है। तो जीवाणु में जो लैंगिक जनन क्या होता है, कैसे होता है, ये संयुग्मन, रूपांतरण और आपका पारक्रमण। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, जो जीवाणु होते हैं तो ये कैसे होते हैं, दंडाकार होते हैं, कामा के आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, ओके, छड़ के आकार, ध्यान रखो कैसे होते हैं, छड़ के आकार होते हैं, छड़ के आकार के मतलब दंडाकार, रॉड लाइक। ठीक है, गोलाकार होते हैं और कामा के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये है क्या, जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ा जाए। अब बात कर लिया जीवाणु में क्या, जीवाणु में प्लाज्मिड और एपिसोम की। ठीक है, देखिए प्लाज्मिड क्या है ये देख लीजिए पहले, प्लाज्मिड, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक आकृति बनाएंगे हम ऐसे, देखो यहां पर ये देखो, यहां पे एक आकृति बनी है ना धागे नुमा ऐसे, ये धागे नुमा क्या है, ये रचना क्या है, ये प्लाज्मिड है। क्या है धागे नुमा रचना, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, ठीक है, तो धागे नुमा रचना क्या है, ये धागे नुमा रचना क्या है, ये आपका छींक आ जाना क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है भैया, छींक आ जाना क्या है, छींक को कोई रोक नहीं सकता। ओके, चलो तो यहां पे क्या है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड देख लो पहले, प्लाज्मिड मालूम क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, इनमें प्लाज्मिड इनमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, ये जीवाणु में पाए जाने वाले क्या है, क्या होते हैं, एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड, ये कैसे होते हैं, ये गोल होते हैं और द्विसूत्रीय डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं, गोल द्विसूत्रीय डीएनए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मिड जो है मेन डीएनए नहीं होता है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में डीएनए होता है ना मेन, तो इनमें डीएनए नहीं होता है, डीएनए का छोटा सा भाग होता है जो गोल रूप में होता है, वो क्या कहलाता है, यही है आपका। अब इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर एक कवरिंग नहीं होती है, ये कैसा होता है, नग्न होता है। कैसा होता है, नग्न होता है। और हमारे शरीर में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो कवरिंग वाला होता है और वो मेन या मुख्य रूप से डीएनए होता है। इनमें क्या है, इनमें डीएनए का कुछ भाग होता है, वो कितना, डीएनए का 0.5% या 1%। ठीक है ना, तो डीएनए नहीं होता है, डीएनए का एक भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं,
प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, क्या है प्लाज्मिड? जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, जीवाणु में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। चलो अब देखते हैं जीवाणुओं का महत्व। क्या देखते हैं? जीवाणुओं का महत्व। ठीक है, चलो देखो, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, क्या होते हैं? कुछ जीवाणु क्या करते हैं? कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? कुछ जीवाणु करते हैं, कुछ जीवाणु नाइट्रोजन की क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये स्थिरीकरण करते हैं। ओके, कैसे? जैसे आपका कौन है? एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, क्या करते हैं ये? एजेटोबैक्टर, जैसे एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम क्या करते हैं? ये वायु क्या करते हैं? ये वायु की जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को किसमें करेंगे? नाइट्रेट में। क्यों? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है, पौधे किस रूप में करेंगे? नाइट्रेट के रूप में। किसके? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे जो है वायु की जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम क्या करते हैं? ये वायुमंडल क्या करते हैं? वायुमंडल की जो है नाइट्रोजन क्या करते हैं? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो अब देखो ये करते क्या है? ये जो आपके लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं ना, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे, ध्यान दीजिएगा, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं तो क्या करेंगे? उनकी जो जड़ें होती हैं, लेग्यूमिनेसी जड़ों में क्या करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देंगे इसको हम। मतलब आपके जो ये जीवाणु है ना, क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनेसी कुल की पौधों की जो जड़ें होती है ना, उन जड़ों में क्या करते हैं? एक लाल रंग का वर्णक यानी लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में लाल वर्णक का निर्माण करते हैं। वो लाल वर्णक कौन सा रहेगा? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कहां होती है लेग हीमोग्लोबिन? ये आपके दलहनी फसलों के जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जैसे चना उना, अरहर उरहर, इन सब में क्या? इन सब में ये होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं? वायु की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या है? अब आपके है डेयरी में क्या होते हैं? डेयरी में कौन होता है? डेयरी में देखो, डेयरी में क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस
डेयरी में आपके स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या होता है, जो डेयरी होती है ना, यानी जो दूध उद्योग है, ठीक है, जो दूध उद्योग है उसमें क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस और जो आपके लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, ये लैक्टोबैसिलस ये दूध में पाई जाने वाली क्या करते हैं, दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्वन करते हैं, क्या करते हैं, लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। ठीक है, क्या करें, किण्वन करके क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाएंगे। अब जब लैक्टिक अम्ल बन जाएगा क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है, और दूध खट्टा हो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगी ना यार। यानी कि देखा जाए तो क्या होगा, दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है, तो दूध से दही बनाने में जीवाणु सहायक होते हैं। कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, चलो ओके। अब देखो, अगर दूध को 15 सेकंड तक, ठीक है, अगर दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके शीघ्र ठंडा किया, क्या, शीघ्रता से, यानी शीघ्रता से ठंडा किया जाए, शीघ्रता से ठंडा किया जाए, तो क्या हो जाएगा, भैया, जो जीवाणु होते हैं, जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु है आपके, जो लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक अम्ल के जीवाणु की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यानी देखा जाए तो दूध को 15 सेकंड तक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, दूध को 15 सेकंड तक अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत फिर ठंडा किया जाए तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के जो जीवाणु होते हैं क्या होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब आपका जीवाणु होता है एसिटोबैक्टर। क्या होता है भैया, एसिटोबैक्टर। जो मेन फैक्ट है बिल्कुल आपको नोट करा दे रहे हैं हम, जो क्या है, जो आपका एसिटोबैक्टर क्या करता है, एसिटोबैक्टर क्या करेगा, ये सिरका उद्योग क्या है, सिरका निर्माण में यानी जो विनेगर का होता है फॉर्मेशन, सिरका निर्माण में सहायक होता है, सिरका निर्माण में सहायक। कैसे, देखो आपका है ना C2H5OH प्लस O2, अब ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पे क्या रहेगा, यहां पे आपका एसिटोबैक्टर जीवाणु रहेगा, और क्या, ऑक्सीजन नहीं, क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा, आपका एथिल, सॉरी वो क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको यार, CH3COOH, अच्छा सॉरी एसिटिक अम्ल, सिरका प्लस क्या हो जाएगा, जल। क्या बन जाएगा, प्लस जल, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब यहां पे क्या बोलेगा, एथिल एल्कोहल को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए
तो जो आपका एसिटोबैक्टर है, क्या है, जो एसिटोबैक्टर है, क्या करेगा ये एथिल एल्कोहल, क्या करेगा किण्वन करके, क्या करेगा किण्वन हो जाएगा उसका, क्या होगा उसका किण्वन हो, क्या बन जाएगा भैया एसिटिक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा एसिटिक अम्ल। और ये क्या है, यही तो सिरका है, यही तो क्या है, यही सिरका है ना। सिरके का सूत्र क्या होता है CH3COOH, क्या होता है CH3COOH होता है ना। तो अगर एसिटोबैक्टर क्या करता है, एथिल एल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या करता है, ये आपका एसिटिक अम्ल बना देता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल बना देता है, ठीक है। एक और आपका जीवाणु जिसका नाम है माइक्रोकोकस, क्या नाम है माइक्रोकोकस, क्या करता है, इसकी क्रिया जो है किण्वन के द्वारा चाय की पत्तियों पर ठीक है, माइक्रोकोकस, अरे यार क्या हो गया, माइक्रोकोकस किण्वन द्वारा चाय की पत्तियों पर क्या होती है, क्यूरिंग होती है, क्या होती है, चाय की पत्तियों पर क्यूरिंग होती है। अब इस क्यूरिंग क्या फायदा है, चाय के तो क्यूरिंग होती है। मान लीजिए आपका माइक्रोकोकस जो जीवाणु है, ये क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, चाय की पत्तियों पर क्यूरिंग होती है। क्यूरिंग से क्या होता है, विशेष चाय में क्या होता है, चाय में विशेष स्वाद आ जाता है, चाय में क्या होता है, विशेष स्वाद आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, पत्तियों पर एक क्या होगा, विशेष स्वाद आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, विशेष स्वाद आ जाएगा, क्लियर है। चलो ओके। अब देखो कुछ कवक ऐसे हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं, जैसे आपका कुछ कवक क्या है जिनसे दवाइयां बनती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब क्या है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, आपका नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सब किससे बनती हैं, ये सब क्या है, सभी ये सभी क्या है, प्रतिजैविकी है, मतलब क्या एंटीबायोटिक है, क्या है, सभी एंटीबायोटिक। ध्यान दीजिएगा जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, कौन कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नियोमाइसिन है, ये सब किससे बनती हैं, तो ये सब कवक से बनती है, किससे बनती है, कवकों से बनती है, क्लियर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो कवक होते हैं या किसमें, या एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी सहायक होते हैं, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी सहायक होते हैं, क्लियर है, ओके। चलो सॉरी, अभी तो मैं कवक कहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं जीवाणु पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान दिलाया कवकों पर, सॉरी अभी मैं जीवाणु पढ़ा रहा हूं ना, तो ये जितना मैंने बताया सब जीवाणु है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब किससे होते हैं, ये सब आपके जो है जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु, यहां मैंने सॉरी कवक लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, जीवाणु, ठीक है, यानी जो जीवाणु होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रतिजैविक के निर्माण में सहायक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस और आपका जो है टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जो होती हैं क्या होती हैं, ये सब जीवाणुओं से निर्मित की जाती हैं, ठीक है। और आपको उधर जो बताया मैंने एसिटोबैक्टर, वो क्या है, जीवाणु है, जो क्या होता है, जो सिरका उद्योग में काम आता है, क्या करता है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो अब देखो एक और जीवाणु जिसका नाम क्या है, क्लास्ट्रीडियम। देखो क्या है ये आपका क्लास्ट्रीडियम, ये क्या है भैया, ये विटामिन B12 का संश्लेषण में सहायक है, विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, ठीक है, B12 का संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा।
क्या है जो क्लास्ट्रीडियम, क्या है क्लास्ट्रीडियम जो है क्या होता है, विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है, सहायक होता है, ठीक है, ओके। अब देखो एक ट्रिपल वैक्सीन बनती है जिसे बोलते हैं DDT, क्या बोलते हैं, सॉरी DPT बोलते हैं, ट्रिपल वैक्सीन होती है ना DPT। आपको मैंने रोग पढ़ाया है, मानव रोग पढ़ाया ना मैंने आपको, तो आपको जो DPT होती है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और क्या, टिटनेस, ठीक है। आपका BCG, बैसिलस, कालमेटी, ग्यूरिन, ये सब क्या है जो वैक्सीन बनती है, किससे बनती हैं, तो ये सब वैक्सीन किससे बनेगी, ये सब वैक्सीन आपकी जीवाणु से बनती है, ठीक है, ये सब वैक्सीन किससे बनेगी, जीवाणु से बनेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो जीवाणु दो होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम निगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव वे जीवाणु है जो एंटीबायोटिक का, जो एंटीबायोटिक से नष्ट होते हैं, यानी जो है जो प्रतिजैविक से नष्ट होते हैं, प्रतिजैविक से नष्ट होते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव वे जीवाणु हैं जो प्रतिजैविक से नष्ट होते हैं और ग्राम नेगेटिव वे जीवाणु हैं जो प्रतिजैविक से नष्ट नहीं होते, ठीक है, नष्ट नहीं होते, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पॉजिटिव वे जीवाणु हैं जो क्या होते हैं, प्रतिजैविक से नष्ट होते हैं। क्यों नष्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या, ये प्रतिजैविकों के प्रति क्या होते हैं, कम प्रतिरोधी होते हैं, क्या होते हैं, कम प्रतिरोधी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्या होते हैं, वो प्रतिजैविकों से नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट होते हैं, क्योंकि ये उनके प्रति क्या, उनके प्रति ये कम प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, उनके प्रति क्या होते हैं, उनके प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। और जो ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रतिजैविकों से यानी एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होते हैं। क्यों नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है, उनके प्रति ज्यादा होती है। क्या होती है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, उनके प्रति ज्यादा होती है, ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक, चलो ओके। बाकी आपको जीवाणु से रोग मैंने पढ़ाया था ना कि मानव में जो है जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो ये मानव में क्या करते हैं, देखो ये मानव में अगर देखा है तो हैजा, न्यूमोनिया, आपका कुष्ठ रोग, आपका प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, डायरिया, डिप्थीरिया, आपका टीबी, टिटनेस, टाइफाइड आदि रोग। आपका ये भी एक है क्या, काली खांसी, क्या बोलते हैं इसे, काली खांसी, ठीक है, आदि रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, जो जीवाणु होते हैं क्या करते हैं मानव में, हैजा, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, डायरिया, डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब क्या करते हैं, ये सब रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये सब रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जीवाणु क्या है, जीवाणु जो है मानव में ढेर सारे रोग उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं, पशुओं में ये एंथ्रैक्स रोग का कारण बनते हैं, पशुओं में एंथ्रैक्स रोग का कारण बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो कि जो जीवाणु है क्या होते हैं, मानव में तमाम प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, ओके। और इनसे जो है क्या ढेर सारी दवाइयां बनती हैं, यानी प्रतिजैविक बनते हैं, एंटीबायोटिक,
ठीक है, क्या बोलते हैं प्रतिजैविक को? तो प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक बोलते हैं, और एंटीबायोटिक क्या होती है, जो है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है, ये सब जो है एंटीबायोटिक किससे बनती है? तो जीवाणु से बनती है। ठीक है, ओके। तो यहां पे ये क्या करते हैं, ये मानव में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो अब देखा जाए। चलो अब देखते हैं जो जीवाणु जो जनन होता है। जीवाणु में क्या मैंने बताया, जनन ना कौन कौन सा होता है? संयुग्मन होता है, संयुग्मन, और आपका क्या होता है? आपका पारक्रमण, और क्या है? आपका रूपांतरण। यही है ना जीवाणु जो जनन। क्या है जीवाणु जनन? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो आपका संयुग्मन क्या है, संयुग्मन यानी क्या है? कंजुगेशन। इसमें जिस जीवाणु के पास जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर होता है, मतलब ये क्या है, मतलब नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता। तो जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो क्या है? वो दाता होते हैं, और जिनमें नहीं होता वो ग्राही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जिन जीवाणु में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो दाता होते हैं, जिनमें नहीं होता वो ग्राही होते हैं। अब देखो चूंकि क्या है, दोनों क्या होते हैं? दोनों आपस में रोम के द्वारा जुड़े होते हैं। रोम मतलब क्या है? दोनों आपस में रोम के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं रोम को? रोम को बोलते हैं पीली कहते हैं। क्या कहते हैं रोम को? पीली। पीली मतलब क्या है आपका? रोम। रोम मतलब क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो जिन जीवाणु में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो दाता होते हैं, और जो ग्राही होते हैं उनमें नहीं होता है। तो दोनों क्या होता है? दोनों एक पीली द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? दोनों एक पीली द्वारा जुड़े होते हैं। अब जो पीली से क्या बोलते हैं? सेक्सुअल पीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेक्सुअल पीली बोलते हैं, यानी लैंगिक रोम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इसे लैंगिक रोम कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा? जो दाता का जो आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है आनुवांशिक पदार्थ? जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या है आपका? मैंने बताया ना प्लाज्मिड है। तो जो दाता का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो ग्राही में प्रवेश कर जाएगा। क्या करेगा? ग्राही में प्रवेश करेगा। तो ये क्या क्रिया हो गई आपकी? संयुग्मन हो गई। ये क्रिया क्या हो गई आपकी? तो ये क्रिया आपकी संयुग्मन हो गई। अब देखो यह क्रिया क्या होगी? जैसे ही जीवाणु में दाता का जो ग्राही में प्रवेश करेगा, क्या करेगा? वो उसमें रुक जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा? यह प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, ओके, यह प्रक्रिया क्या होगी? रुक जाएगी। और क्या होगा? बाद में क्या होगा? पुनर्संयोजन से क्या होगा? जीवाणु कोशिकाएं क्रमिक जो है क्या? विभाजन कर जाएंगे। ठीक है, जीवाणु कोशिकाएं प्रमुख रूप से क्या होंगी? विभाजन कर जाएंगे, यानी क्या होंगी? द्विगुणित हो जाएंगी। ओके ओके, चलो अब देखते हैं क्या आपका पारक्रमण। अब ये पारक्रमण क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लिक अम्लों की अदला बदली होती है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। क्लियर है? ओके, अब देखो जो आपका संयुग्मन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लैडरबर्ग एवं टैटम ने। किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं में जो संयुग्मन होता है उसकी खोज किसने की थी? लैडरबर्ग एवं टैटम ने। कब की थी? 1946 में। कब की थी? 1946 में। क्लियर है? और जो ट्रांसडक्शन है किसकी खोज किसने की थी? जिंडर और लेडरबर्ग ने। किसने की थी? जिंडर और लेडरबर्ग। ठीक है, किसने की थी? जिंडर और लेडरबर्ग ने। कब की थी? 1952 में। कब की थी भैया? 1952 में। ध्यान दीजिएगा, संयुग्मन में क्या होता है? दोनों के आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? एक दूसरे में जाते हैं, मतलब जो दाता होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ उसमें जाता है ग्राही में, और रूपांतरण में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। इसमें क्या हुआ था? इसकी खोज जिंडर और लेडरबर्ग ने की थी। ठीक है, और किसमें की थी? अगर ये पूछा जाए
तो किसमें की थी? साल्मोनेला जीवाणु में। किसमें की थी? साल्मोनेला। आप ध्यान दीजिएगा, साल्मोनेला वह जीवाणु है जो मनुष्यों में टाइफाइड रोग के लिए जिम्मेदार होता है। जो क्या करता है? मनुष्यों में टाइफाइड रोग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलो। ओके, अब देखो, अब आपका जो है रूपांतरण बच गया। रूपांतरण ना, नहीं सॉरी, हाँ रूपांतरण बच गया आपका। तो जो आपका रूपांतरण है यानी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, यह भी क्या है? यह भी जीवाणु में एक लैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज फ्रेड ग्रिफर्ड ने 1928 में की थी। क्या की थी? 1928 में की थी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि संवर्धन के माध्यम से एक जो जीवाणु कोशिका होती है वो क्या, दूसरे जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। नई जो जीवाणु कोशिका होती है क्या करती है? नई जीवाणु कोशिका जीवाणु क्या करती है? जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, उसका करती है, उसका अवशोषण कर लेती है और क्या करती है? एक नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखो, जो आपका संयुग्मन है, इसमें दाता का जो आनुवांशिक पदार्थ जाता है ग्राही में। रूपांतरण क्या है? इसमें एक जीवाणु कोशिका दूसरे जीवाणु कोशिका का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ का अवशोषित कर लेती है। और जो आपका पारक्रमण है उसमें न्यूक्लिक अम्लों की अदला बदली होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? न्यूक्लिक अम्लों की अदला बदली होती है। ठीक है, चलो ओके। अब बात करते हैं कवक की। किसकी बात करेंगे अब? कवक की। कवक यानी आप क्या? आपका फंगी। ठीक है, कवक यानी फंगी। ठीक है, अब देखो, जो कवक है इनका अध्ययन कहां पे होता है? तो इनका अध्ययन होता है कहां पे? माइकोलाजी में होता है। कहां पे होता है भैया? माइकोलाजी में होता है। ठीक है, कवक का अध्ययन कहां पे होता है? माइकोलाजी में होता है। ओके, और जो आपका कवक है, ठीक है, और जो आपके पी एंटोनियो मिसेली है, पी एंटोनियो मिसेली को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ, क्या बोलते हैं? पी एंटोनियो मिसेली क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। पी एंटोनियो मिसेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। पी एंटोनियो मिसेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो जो आपके जो पी एंटोनियो मिसेली उन्हें क्या बोलते हैं? कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर बात की जाए भारत के किसमें, अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो है ई जे बटलर, ठीक है, भारत में क्या? ई जे बटलर को क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? भारतीय कवक विज्ञान, क्या बोलते हैं? भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ई जे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर है? चलो ओके। अब देखो, बात करते हैं कवक की प्रकृति के बारे में। कवक होते कैसे हैं? अब देखो, कवक जो होते हैं ना, तो कवक में क्या होता है? कवक में क्या होता है? पर्णहरिम नहीं होता। क्या होता है? पर्णहरिम नहीं होता। कवक में पर्णहरिम नहीं होता। क्या होता है? कवक में पर्णहरिम नहीं होता। अब जब पर्णहरिम नहीं होता क्या होगा? ये कैसे होंगे? जब नहीं होता क्या होंगे? परजीवी रहेंगे। क्या होंगे? परजीवी रहेंगे। ठीक है,
क्या रहेंगे, या फिर मृतोपजीवी रहेंगे। ठीक है, या तो ये परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या तो क्या होते हैं, या तो ये सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो कवक कैसे होते हैं, कवक या तो सहजीवी होते हैं, ठीक, या तो मृतोपजीवी होते हैं, या तो परजीवी होते हैं। ठीक है, कवक क्या होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी व सहजीवी होते हैं। क्लियर है। और इनमें क्या होता है, इनमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होती। ठीक है, इनमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होती। ठीक है, और क्या होता है, संवहन मंडल रहित होते हैं। ठीक है, संवहन मंडल रहित होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो तो आज का सेशन जो है यहीं पे रोक देंगे बच्चा लोग। ठीक है, आज हमने यहां कवक तक देखा। हम कल जो है नेक्स्ट क्लास में फिर से कवक से आगे बढ़ेंगे और आगे आपका जो है क्या, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इन लोगों को हम देखते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चा, और मिलते हैं कल के सेशन में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, चलो, थैंक यू, जय हिंद।